दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 फरवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों इस साल देश में जनगणना होना है। जी हाँ, लेकिन उससे पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि देश में एक बार जातिगत जनगणना होना जरूरी है। जी हाँ, ताकि ये पता चल सके कि देश में किन किन जाति के लोगों की संख्या कितनी है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि इसके आधार पर सरकार को अपनी नीतियां बनाने में सहयोग मिलेगी। जदयू कार्यालय पहुंचे सीएम नीतीश कुमार मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जी हाँ, इस दौरान उन्होंने कहा है कि मैंने पहले भी जातिगत जनगणना की वकालत की थी। इस संबंध में केंद्र सरकार से भी मांग की है कि इस बार जनगणना को जातिगत आधार पर करने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा है कि आजादी से पहले जातिगत आधार पर जनगणना की जाती थी, लेकिन उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। जी सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि देश में एक बार जातिगत जनगणना होनी जरूरी है, चाहिए। जहां ये आज की जरूरत है। इसके आधार पर हमें अपनी नीतियों को बनाने में मदद मिलेगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस बार जनगणना जातिगत आधार पर हो। दोस्तों बिहार सरकार ने पटना, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, खगड़िया और भागलपुर जिले की 5 सड़कों के लिए 106 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दिया है। यह पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि विभागीय निविदा समिति ने इन जिलों के सड़कों के जीर्णोद्धार से संबंधित 5 योजनाओं के लिए 106 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। यह 4 जिलों में सड़कों के लगभग 57 किलोमीटर की मरम्मत एवं मजबूतीकरण का काम किया जाएगा, जबकि एक जिले में सड़क के उन्नयन, विद्युत पोल, तार आदि के शिफ्टिंग का कार्य किया जाएगा। दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने के लिए कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जी हां, ऐसे में अब कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। जी हां, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस आरएसएस का सहयोग कर रही है। जी हां, पिनराई विजयन ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंतर कम हो रहा है। पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए दान किया, फिर केरल में कांग्रेस के एक विधायक ने भी यही किया। जी हां, कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि उनका यह कदम आरएसएस का सहयोग करने जैसा है। दोस्तों टेलीकॉम कंपनियां आने वाले महीनों में टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी कर सकती है। जी हां, जिसके चलते ग्राहक को मोबाइल पर बात करना और इंटरनेट यूज करना महंगा पड़ने वाला है। जी हां, आपको बता दूं कि टेलीकॉम कंपनियां 1 अप्रैल से अपनी कीमतों में वृद्धि करने की तैयारी में हैं। जी हां, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी कि ICRA की रिपोर्ट के अनुसार आगामी 1 अप्रैल से शुरू हो रहे वित्त वर्ष 2021-22 में अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कंपनियां एक बार फिर से टैरिफ महंगे कर सकती है। जी हां, हालांकि इनकी कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी इसको लेकर अभी कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। दोस्तों पेट्रोल, डीजल समेत LPG गैस में कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के बीच अब केंद्र की एनडीए सरकार को सहयोगी ने ही आंख दिखाना शुरू कर दिया है। जी बिहार और केंद्र में बीजेपी की बड़ी सहयोगी कहे जाने वाली जदयू ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि पर ऐतराज जताया है। जी पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने पेट्रोल, डीजल और फिर रसोई गैस की कीमतों को कम करने की मांग की है। जी केसी त्यागी ने कहा है कि पेट्रोल पदार्थों की बढ़ रही कीमतों से किसान और फिर रसोइया दोनों का बजट खराब हो चुका है। जी सहयोगी पार्टी होने के नाते सरकार से आग्रह है कि इनकी कीमतों को चेक करने का काम करें और बढ़ते हुए दाम वापस लें। केसी त्यागी ने कहा है कि सरकार को इसे रोक लेना चाहिए और तेल का दाम कम करना चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने किसानों को रेल रोको आंदोलन पर कहा है कि विपक्ष में रहते हुए हम भी रेल रोको आंदोलन का हिस्सा रह चुके हैं, इसलिए हम इसका विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन में हिंसा वर्जित है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से किए गए सभी जन आंदोलन का हम समर्थन करते हैं, लेकिन आंदोलन में हिंसा और जिद नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की तर्ज पर केंद्र सरकार में भी पिछड़ों और फिर अति पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग की है। जी हां, उन्होंने कहा है कि बिहार में अगली जनगणना जातीय आधार पर होनी चाहिए, जो आपको पहले भी बताया था। जी हां, राज्य सरकार इसके लिए केंद्र को प्रस्ताव भी भेजेगी। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को जेडीयू कार्यालय परिसर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र में भी बिहार का आरक्षण फॉर्मूला लागू होना चाहिए। बिहार में पिछड़ा वर्ग के अंदर भी अति पिछड़ा वर्ग को चिन्हित करके आरक्षण दिया गया है।
है। यह राज्य में कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने सबसे पहले जो व्यवस्था की थी वो आज भी चली आ रही है। जय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम तो चाहते ही हैं कि केंद्र में भी बिहार का आरक्षण फॉर्मूला लागू हो। यह केंद्र में अभी सिर्फ पिछड़ा वर्ग को ही रखा गया है, जबकि बिहार में पिछड़ा वर्ग के अंदर भी अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है। यह उन्होंने कहा कि केंद्र और बिहार में आरक्षण के पहले से लागू प्रावधानों को कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बिहार में श्रम संसाधन मंत्री का बेरोजगारी हटाने को लेकर एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। जी हां, उनके इस बयान से बिहार सरकार की सामाजिक न्याय के प्रति आस्था पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जी हां, बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि देश में सनातनी व्यवस्था बदली, इसलिए आज बेरोजगारी है। जी हां, मंत्री जीवेश मिश्रा ने वर्ण व्यवस्था को रोजगार का बेहतरीन नमूना बताया है। जी हां, मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि सनातन व्यवस्था वर्ण आधारित व्यवस्था के खत्म होने की वजह से बेरोजगारी है। जी आपको बता दें कि भारत का संविधान नैतिक, कानूनी और फिर राजनीतिक तौर पर जातिवाद या फिर वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं करता है। हमारे देश में यह मजबूत परंपरा ही रही है कि राजनेता जातिवाद समर्थक आचरण से दूर रहते हैं, लेकिन मंत्री जी को लगता है कि इस परंपरा को ठीक से आत्मसाधन नहीं किया गया है। दोस्तों, बिहार के कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जी हां, उन्होंने कहा है कि केंद्र या बिहार सरकार का जो भी बजट होता है वह सिर्फ लुभावना होता है। जी हां, जनता के पक्ष में नहीं होता है। तारिक अनवर ने कहा है कि जैसे मोदी सरकार के आते ही लाइफलाइन माने जाने वाली रेल बजट को अलग से लाना समाप्त कर दिया गया। जी हां, रेल से सुविधा नदारद होने लगी है और किराया लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, तारिक अनवर ने कहा है कि देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे जो अब तक मीडिया से रूबरू नहीं हुए हैं। दोस्तों, 3 दशक पहले तक देश के औद्योगिक मानचित्र पर अपनी पहचान रखने वाले कटिहार जिले में पिछले 2.5 दशक में आधा दर्जन से अधिक औद्योगिक इकाइयों में ताला लग गया है। एनजेएमसी की इकाई RBHM जूट मिल, निजी क्षेत्र की सन बायो जूट मिल सहित कांटी कुट फैक्ट्री तथा 2 फ्लावर मिल बंद होने से इन औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले 5000 कामगार बेरोजगारी डंस झेल रहे हैं। जहां जूट मिल बंद होने से सीधा असर पाट की खेती पर भी हुआ है। सरकारी स्तर से भी बंद उद्योगों को चालू करने की दिशा में कोई भी पहल नहीं कराई गई है। निजी क्षेत्र की आधा दर्जन इकाइयां तो स्थानीय स्तर पर बाजार उपलब्ध नहीं होने तथा अपराधियों के खौफ से बंद हो गई है। जूट मिल बंद होने से करीब 1200 कामगारों को रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ा। कुछ मजदूर परिवार आज भी RBHM जूट मिल के जर्जर क्वार्टर में रहकर फुटपाथ पर दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन उद्योगों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करीबी रहे फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि ISF नाम से सियासी पार्टी बनाने का ऐलान किया था। जी हां, अब्बास सिद्दीकी ने ISF की स्थापना के ऐलान के साथ ही ये संकेत दे दिए थे कि वे कांग्रेस और फिर वाम दलों के साथ हाथ मिला सकते हैं। अब उनकी पार्टी के कांग्रेस और फिर वाम मोर्चा के साथ गठबंधन को लेकर प्राथमिकता सहमति बन चुकी है। जी हां, कांग्रेस और वाम दलों के साथ अब्बास सिद्दीकी की पार्टी ISF भी गठबंधन का हिस्सा होगी। जी हां, कल कांग्रेस और वाम दलों के साथ ISF के गठबंधन को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में अब्बास सिद्दीकी ने गठबंधन में शामिल होने को लेकर प्राथमिकता सहमति जता दी है। इसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ISF से गठबंधन का ऐलान कर दिया है। जी हां, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि अभी राष्ट्रीय जनता दल जैसे कई दल गठबंधन में शामिल होंगे। हालांकि अभी सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में शामिल दलों के बीच कोई भी बात नहीं हुई है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी इसे लेकर अभी कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है। आपको बता दूं कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने नया राजनीतिक दल बनाने का ऐलान करने से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी। जी हां, ओवैसी भी पहले ही बंगाल के चुनावी रण में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। पार्टी बनाने से पहले पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की ओवैसी से मुलाकात के बाद क्यास लगाए जा रहे थे कि ISF और AIMIM गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। जी हां, आपको बता दूं कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की गिनती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबियों में से होती थी। जी हां, हुगली जिले में स्थित फुरफुरा शरीफ दरगाह का पूरे दक्षिण बंगाल में अच्छा प्रभाव माना जाता है। दोस्तों, दिन भर मौसम साफ रहने और दोपहर के समय धूप खिलने का असर बढ़ते हुए तापमान के रूप में देखने को मिल रहा है। जी हां, कल बुधवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगामी एक सप्ताह भर की बात करें तो एक सप्ताह भर में मौसम साफ रहने की संभावना है। जी हां, साथ ही अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस और फिर न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान 30 डिग्री से पार भी पहुंच सकता है। लगातार बढ़ते हुए तापमान में लगता है कि इस दफा गर्मी
नमी भी जल्दी ही दस्तक देगी। जी कल की बात कर तो परसों के मुकाबले न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। जी परसों अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा था। वही कल अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस बनी हुई थी। जी पिछले 4-5 दिनों की बात कर तो सुबह के समय धुंध और दोपहर के समय धूप खिल रही है। धुंध का असर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। जी वही दोपहर के समय अच्छी धूप भी खिल रही है और आगामी सप्ताह भर मौसम साफ रहने की संभावना है। दोस्तों हाल ही में नीतीश कैबिनेट में शामिल हुए बीजेपी की नेता और मंत्री शाहनवाज हुसैन इन दिनों राजस्थान दौरे पर है। जी हाँ, राजस्थान के अजमेर शरीफ में उन्होंने चादरपोशी भी की और देश में अमन चैन और भाईचारे के लिए दुआएं भी मांगी। जी हाँ, भारतीय राजनीति में मुसलमानों की भूमिका को लेकर मीडिया के सवाल पर उदयपुर में शाहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि देश में मुसलमान पूरी तरीके से सुरक्षित है और अगर किसी को असुरक्षित महसूस होती है तो हमें इसकी जानकारी दें, मैं खुद उसकी सुरक्षा की गारंटी दूंगा। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भारत मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित देश है और हर मुसलमान को मैं सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अगर भारत में रहने के बाद भी कोई मुसलमान असुरक्षित महसूस करता है तो वह उनके संज्ञान में ले आए, उस मुसलमान को सुरक्षा की गारंटी मैं खुद दूंगा। जी हाँ, शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हिंदुस्तान से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता मुसलमान को कभी नहीं मिल सकता है। शाहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि इस्लामिक देशों में मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है। एक निजी कार्यक्रम में उदयपुर पहुंचे शाहनवाज हुसैन ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कही है। जो उन्होंने भरोसा जताया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के अंदर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर यही है। हालांकि ये काम बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम हमेशा कठिन काम करने का लक्ष्य लेकर चलते हैं। दोस्तों साहित्यकार परिवार से ताल्लुक रखने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा इन दिनों आक्रामकता के चरम पर है। जहां उनके शब्द वान असम की राजनीति में किस लक्ष्य को तलाश रहे हैं ये जानना काफी आसान है। दरअसल असम में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस बार वहां कांग्रेस पार्टी और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF और तमाम छोटी बड़ी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जी हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा को डर है कि कहीं AIUDF कांग्रेस के साथ मिलकर बाजी पलट ना दे, इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने शब्द वानों को और भी तीखा कर लिया है और AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल पर जमकर निशाना साध रहे हैं। जहां हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि बदरुद्दीन अजमल असम के दुश्मन है, उन्होंने असम की राजनीति को खतरनाक स्थिति में ला दिया है। AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल समाज सेवा के नाम पर कट्टरपंथियों से पैसा लेते हैं और उस पैसे से वह एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जो असम की संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। इसी तरीके से कई आरोप उन्होंने बदरुद्दीन अजमल पर लगाए हैं। हालांकि इस तरफ के बयानों का जवाब उस तरफ से यानी कि कांग्रेस और AIUDF भी लगातार दे रही है। दोस्तों एनडीए में शामिल हम प्रमुख जीतन राम मांझी और VIP प्रमुख मुकेश सहनी की नई मांग ने एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी है। जी हां, कल बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने MLC की एक और सीट पर दावा ठोका है। जी हां, वे विधान परिषद की राज्यपाल कोटे से मनोने वाली सीट की भी मांग कर रहे हैं। जी हां, फिलहाल इस कोटे की सभी 12 सीटें खाली है जिन्हें जल्द भरा जाना है। जी खेल, कला, संस्कृति, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों का इन सीटों पर मनोनयन किया जाता है। जी मांझी और मुकेश सहनी ने पहले मंत्रिमंडल में 2-2 मंत्री पद की मांग की थी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी खाली हाथ रह जाने के बाद अब इनकी नजर विधान परिषद की सीट पर टिक गई है। दोस्तों CPI नेता कन्हैया कुमार और LJP के सांसद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात पर बिहार की सियासत जारी है। इस पर बुधवार को यानी कि कल खुद CM नीतीश कुमार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि कन्हैया कुमार से उनकी ये पहली मुलाकात हुई थी। उसके बाद वे अशोक चौधरी से मिले थे। कन्हैया कुमार और चंदन सिंह से कोई सियासी बातचीत नहीं हुई है। दोनों नेता अपने अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर आए हुए थे। कन्हैया कुमार से मुलाकात भी उनकी पार्टी के नेताओं के साथ ही हुई थी जिसमें वे अपने अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर आए हुए थे, जिस पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मुझसे मिलने से किसी को चिंता नहीं होनी चाहिए, जो भी मुझसे मिले हैं अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर ही आए हैं। किसी भी दल के लोग अगर आते हैं तो फिर हम सबको मिलने का समय देते हैं। कन्हैया कुमार के अलावा उनकी पार्टी के नेता भी हमसे मिले, लेकिन किसी से भी राजनीतिक बातचीत नहीं हुई।
दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित मैट्रिक परीक्षा पूरे बिहार में मंगलवार से शुरू हो गई है। यह परीक्षा को कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए परीक्षा समिति की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसके बावजूद कई जिलों में मैट्रिक परीक्षा के कुछ प्रश्न पत्र वायरल करके पेपर लीक होने की अफवाह उड़ाई जा रही है। जहां कई जगह छात्र छात्रा और फिर उनके अभिभावक ऐसे वायरल प्रश्न पत्रों के लिए परेशानी दिख रहे हैं। इन वायरल प्रश्न पत्रों की सत्यता को लेकर अभी समिति की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यह हालांकि अंदेशा जताया जा रहा है कि ये प्रश्न पत्र पिछले साल के हो सकते हैं। यह पुराने प्रश्न पत्र को वायरल करके इस तरीके की कोशिश हर साल होती रही है। यह इसी महीने हुई बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के पहले दिन भी ऐसे ही अफवाह सामने आई थी। ऐसे मामलों से बचने के लिए समिति ने अफवाह फैलाने की बात पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी जारी की है। जी हां, ऐसे मामले सामने आने के बाद परीक्षा समिति के साथ ही स्थानीय प्रशासन के स्तर से जांच कराई जाती है। दोस्तों बेतहाशा पेट्रोल डीजल और रसोई गैस में हो रही वृद्धि मूल्य के विरुद्ध आज युवा राजद और फिर प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जी और इस प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है। जी हां, पटना में राजद ने आक्रोशित मार्च निकाला। यह मार्च राजद प्रदेश कार्यालय से होते हुए इनकम टैक्स गोलंबर तक निकाला गया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय से मार्च निकाला। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी फूंका। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और फिर जमकर प्रदर्शन किया। जी हां, युवा राजद द्वारा निकाले गए आक्रोश मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तरीके से सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया है। इस दौरान किसी ने बिना पेट्रोल की बाइक को रस्सी से खींचकर अपना विरोध जताया, तो कोई सिलेंडर को उठाकर और चूड़ी दिखाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया है। दोस्तों पुडुचेरी में कांग्रेस के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। जी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे के कारण मौजूदा सरकार के सामने बहुमत का संकट खड़ा हो गया है। जी चारों विधायकों के इस्तीफा देने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी की कैबिनेट की बैठक बुलाई। जी इस बैठक में तय हुआ है कि नारायण स्वामी सरकार इस्तीफा नहीं देगी, बल्कि बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट करेगी। 33 सदस्यीय पुडुचेरी विधानसभा में 30 सीटों के लिए चुनाव होता है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 15 सीटों पर जीत दर्ज करके न सिर्फ बड़ी पार्टी बनी थी, बल्कि 3 डीएमके और फिर 1 निर्दलीय विधायकों की मदद से सरकार भी चला रही थी। बहुमत में आने के बाद कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता और फिर यूपीए सरकार में मंत्री रहे वी नारायण स्वामी ने अपना भरोसा जताया है। जी कांग्रेस के विधायकों ने मिलकर नारायण स्वामी को अपना नेता चुना और फिर वे मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब मुख्यमंत्री पर संकट आ गया है, क्योंकि कांग्रेस के 4 विधायक ने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। जी हां, बंगाल किले को फतह करने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। जी हां, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपना प्लान सेट कर दिया है। जी हां, चुनाव से पहले सभी बड़े नेताओं का प्रवास कार्यक्रम लगा हुआ है। बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी बंगाल दौरे पर जाने वाले हैं। जी हां, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। भाजपा नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल के लिए कार्यक्रम तय किया है। जी हां, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुन ने गिरिराज सिंह को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और फिर यानी कि जेपी नड्डा और फिर राष्ट्रीय महामंत्री के द्वारा पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्री तथा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की प्रवास की योजना बनाई गई है। इस कार्यक्रम के तहत 23 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। उनके प्रवास का कार्यक्रम उत्तर दिनाजपुर में तय किया गया है। दोस्तों जदयू नेता अजय आलोक ने आरक्षण को लेकर एक ट्वीट किया है। जी अजय आलोक ने दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण में संशोधन करने की मांग उठाई है। जदयू नेता अजय आलोक ने ट्वीट करके लिखा है कि संशोधन करके नियम यह बनाना चाहिए कि एक बार अगर आरक्षण के लाभ से अगर कोई पढ़ाई और फिर आगे की नौकरी मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति की अगली पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। यह तभी इन जातियों के बड़े वर्ग को लाभ मिल सकेगा। कुछ परिवारों की पकड़ से आरक्षण को छुड़ाना जरूरी है। अजय आलोक ने इस ट्वीट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोरोना जांच मामले में राज्य सरकार को फिर से घेरा है। जी हां, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है। जी हां, राजद नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को ट्वीट करके सरकार पर घोटाले का आरोप दोहराया है। तंज कसते हुए उन्होंने कोरोना जांच के आंकड़े के बारे में पूछा और कहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अब तो बता दीजिए कि बिहार में कागजों पर हुए 2 करोड़ जांच में कितने फीसद
फर्जी टेस्ट है। यह सरकार को बताना चाहिए कि इसमें कितनी जांच फर्जी हुई है, 70 या फिर 80% या फिर उससे भी ज्यादा। तेजस्वी यादव ने अपने पुराने आरोपों की फिर से चर्चा की है और कटाक्ष किया है कि बिहार सरकार द्वारा सत्यापित अब तक 63 घोटालों में तो आपकी कोई भी भूमिका है ही नहीं ना, यह सारे घोटाले भूतों ने किए हैं। वहीं राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर ने कहा है कि संगीन मामलों पर मुख्यमंत्री का अज्ञानता जाहिर करना संभव है। दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेस को भारी जीत मिली है। जी हां, वही श्रोमणी अकाली दल से अलग होने के बाद अपना पहला चुनाव लड़ रही भाजपा के हाथ मायूसी लगी है। यह खास बात यह रही कि कई दिग्गजों के इलाकों में भाजपा को जीत हासिल नहीं हो सकी है। यह अभिनेता से नेता बने सनी देओल के संसदीय क्षेत्र में भी भाजपा को मायूसी का सामना करना पड़ा है। यहाँ की सभी सीटों पर कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया, यानी कि भारी मतों से बीजेपी को हराया और सभी सीटों पर जीत दर्ज की। दोस्तों, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता और फिर विधायक अबू आजमी ने एक बयान दिया है जो आलोचना भी हो रही है और तारीफ भी। अबू आजमी ने कहा है कि देश में सामाजिक बुराइयां महिलाओं के पर्दा न करने और लिव इन रिलेशनशिप में रहने से बढ़ रही है। जी हां, समाजवादी पार्टी के नेता के इस बयान की आलोचना हो रही है और जमकर तारीफ भी हो रही है। जी हां, अबू आजमी ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप कानून गलत है और ये बहुत घातक है। उन्होंने कहा है कि लड़कियां और फिर महिलाएं लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर 1-2 साल तक साथ रहती है और फिर पुरुषों पर गलत और फिर गंभीर आरोप लगाकर मामला दर्ज कराती है, जेल भेजवा देती है। जी अबू आजमी ने आगे कहा है कि महिलाओं के इन झूठे आरोपों की वजह से एक व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, इसलिए यह कानून ही गलत है। उन्होंने कहा है कि देश में पश्चिमी सभ्यता की हवा चल रही है जिसमें सब बह रहे हैं। ऐसी चीजों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए और रोक लगाने की जरूरत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग में ममता बनर्जी के सामने चेहरा कौन होगा, ये चुनौती भाजपा और कांग्रेस लेफ्ट के लिए बड़ी होती जा रही है। टीएमसी से पिछले 1 साल में 1 दर्जन से अधिक नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन पार्टी के अभी भी ममता का सीएम फेस अन्य प्रतिद्वंदी दलों पर भारी लग रही है। जी हां, राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ममता बनर्जी को लेकर जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं है। हार्डकोर हिंदुत्व के भाजपा के प्रचार से आकर्षित होने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है। एंटी इनकम्बेंसी भी मुद्दा है, लेकिन क्या ये सत्ता बदलने के लिए पर्याप्त है? इसे लेकर राजनीतिक नब्ज टटोलने वाले लोग असमंजस्य में हैं। ममता बनर्जी अपनी चुनावी सभाओं में बंगाली स्वाभिमान का मुद्दा छोड़कर भाजपा पर बाहरी व्यक्ति थोपने का आरोप लगाती है। हालांकि भाजपा कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि सीएम का चेहरा कोई बंगाली ही होगा, लेकिन उस चेहरे की तलाश लंबी होने से टीएमसी को इस पिच पर खेलने में भी मजा आता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठा रहे 32,91,000 आयोग लाभार्थियों के खाते में 2326 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। जी अब सरकार इनसे वसूली करेगी। इस संबंध में ड्राफ्टिंग भी तैयार कर ली गई है। इसको लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते दिनों संसद में भी कहा था कि आयोग लोग भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 32,91,000 आयोग लाभार्थियों के खाते में 2326 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। यह सरकार द्वारा ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और मामला दर्ज करके कार्रवाई भी की जाएगी। इसीलिए सरकार इस बार ऐसे 33 लाख किसानों को पैसा नहीं ट्रांसफर करेगी। दोस्तों, बिहार में बैंक खातों से पैसे उड़ाने वालों ने एक कॉलेज को ही कंगाल कर दिया है। जी हां, जालसाजों ने कॉलेज के बैंक खातों से सारे पैसे उड़ा लिए हैं। जी हां, आलम यह है कि कॉलेज के पास वेतन देने का भी पैसा नहीं बचा है। जी हां, कॉलेज के प्रिंसिपल कह रहे हैं कि इस खेल में बैंक भी शामिल है। जी हां, सीवान के राजदेव सिंह महाविद्यालय के खाते से जालसाजों ने क्लोन चेक के जरिए 32,75,000 रुपए निकाल लिए हैं। जी हां, क्लोन चेक के जरिए सारा पैसा 4 बैंकों के खाते में यानी कि आरटीजीएस कर दिया गया है। जी हां, कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार सिंह ने बताया कि इसकी सूचना मुफस्सिल थाने को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज का मदर बैंक है। उन्होंने बैंक के कर्मचारी अधिकारियों पर भी जालसाजी में शामिल रहने का भी आरोप लगाया है। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, चंदा विवाद में एक और नेता की एंट्री हो गई है। राम मंदिर निर्माण के लिए दान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और फिर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं विवादित राम मंदिर के लिए चंदा नहीं दूंगा। उन्होंने इसके साथ यह भी जोड़ा है कि किसी और जगह बन रहे राम मंदिर के लिए मैं चंदा दूंगा, लेकिन अयोध्या के लिए नहीं दूंगा। जी सिद्धारमैया ने कहा है कि अगर वे चंदा मांगने आएंगे तो मैं कह दूंगा कि अयोध्या में विवाद
प्रतिपादित राम मंदिर के लिए चंदा नहीं दूंगा। यह कहीं दूसरी जगह बन रहा है राम मंदिर के लिए चंदा दूंगा, दान दूंगा, लेकिन अयोध्या में नहीं दूंगा। भले ही अयोध्या भूमि विवाद को लेकर मामला सटेल हो गया हो, लेकिन राड़ हमेशा बरकरार रहेगा। जय सिद्धारामैया के अलावा राम मंदिर के लिए जमा किए जा रहे चंदा को लेकर एचडी कुमारस्वामी ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राम मंदिर के नाम पर आम लोगों से चंदा जमा कर रहे आरएसएस के लोग उन घरों को अलग से तरीके से नजर बनाए रखे हैं जो दान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, पंजाब से निकले किसान आंदोलन का हरियाणा और यूपी में अपनी पैठ बनाना बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। दरअसल ये वो इलाका है जहां जाट बहुत आयात से हैं। यह जाटों का आंदोलन से जुड़ने का मतलब यह है कि यूपी, राजस्थान, हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने अब जाटों को अपने पालों में करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अमित शाह के निर्देश पर इसके लिए केंद्रीय मंत्री संजीवनी बलियान ने मोर्चा संभाला है। बलियान पश्चिमी यूपी के कद्दावर जाट नेता में शुमार है। जहां 2019 चुनाव में उन्होंने अजित सिंह को हराया था। किसानों के आंदोलन को लेकर नित्य नई परिभाषा कर रही बीजेपी को अब चिंता सताने लगी है। जहां दरअसल 26 जनवरी के बाद आंदोलन ने जिस तरीके से अपना स्वरूप बदला है, उसने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की परेशानी पर बल ला दिया है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अपनी टीम से यह कहा है कि किसान आंदोलन को लेकर अपना रुख साफ करने की बेहद जरूरी है। इसके लिए एक सुनियोजित तरीके से काम करने की सलाह उन्होंने बीजेपी के नेताओं को दी है। पार्टी ने भी उनकी बात को आत्मसात करते हुए तत्काल डैमेज कंट्रोल पर काम करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिग्गज जाट नेता संजीव बलियान के घर पर इसको लेकर मंथन चल रही है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर शहर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर 69 दिनों से कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठे किसान नेताओं पर मंगलवार की दोपहर असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला कर दिया। यह नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, बैनर पोस्टर फाड़ दिए, यह तिरपाल उखाड़ कर फेंक दिया। किसान नेताओं को खुदीराम बोस स्मारक स्थल परिसर से निकाल दिया। जहां 15-20 की संख्या में रह रहे हमलावर लाठी डंडों से लैस थे। यह घटना को अंजाम देकर 10 मिनट में निकल गए। इससे मौके पर अफरा तफरी रही। किसान नेता कंपनी बाग रोड पर ही बैठ गए। जिला प्रशासन से हमलावरों पर कार्रवाई करने की मांग की है। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमत पर लगातार बढ़ोतरी जारी है। इससे आम जन से लेकर अब पेट्रोल पंप के मालिक भी परेशान हैं। जी हां, पेट्रोल पंप मालिकों की भी मुश्किलें बढ़ने लगी है। एक तरफ आम जनता महंगाई का ग्राफ बढ़ने से चिंतित है, तो पेट्रोल पंपों पर 3 नंबर से अधिक मशीन नहीं होने से नई मुसीबत खड़ी हो गई है। ऐसे में पेट्रोल पंप मालिकों में उपाहोप की स्थिति देखने को मिल रही है। दोस्तों, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दोनों पुत्रों यानी कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को राजकुमार बताते हुए कटाक्ष किया है, निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी अपने राजकुमारों से इस कदर परेशान है कि वे अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। जी हां, उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि दल में असंतोष और फिर घुटन महसूस करने वाले विधायकों की संख्या बढ़ रही है। दल में किसी बड़े भूकंप के आसार हैं। जी हां, सुशील कुमार मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी अपने राजकुमारों से इस कदर परेशान हैं कि वे अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।